हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एसडीजीज। देखिए एसडीजीज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और पेपर 1 नेट यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। और बहुत सारे सोशल साइंस का जब हम एग्जाम देते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है भाई, क्योंकि ये 2030 तक चलने वाली जो हम कह सकते हैं हमारे गोल्स हैं, हमें अचीव करने हैं, तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी जो है इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। ये एक तरह के सिद्धांत कह सकते हो जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है, एक प्रिंसिपल है फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, ताकि हमारे जो मानव के विकास के जो गोल हैं उनको हम अचीव कर पाएं, राइट, वाइल साइमल्टेनियसली सस्टेनिंग the ability of natural systems to provide the resources and ecosystem service on which the economy and society depend। एक तरह से सतत विकास करना है, ऐसा विकास जिससे आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको भी फायदा मिले, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो अभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वो यूज़ देख पाए, कर पाए, इकोसिस्टम और रिसोर्सेज का। ओके हमारी जो इंपॉर्टेंटली सोसाइटी डिपेंड है उन चीज़ों पर, वो अचीव कर पाए। द कंसेप्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ प्योरली इकोलॉजिकल कंसर्न। ये जो कंसेप्ट है ना एसडीजी का, ये प्योरली हमारी पारिस्थितिकी है, हमारे आसपास के पर्यावरण, वातावरण, एनवायरनमेंट के ऊपर ही कंसर्न शो करती है इनटू अ सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल फ्रेमवर्क। यानी कि एक तरह से सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल फ्रेमवर्क के तौर पर दिखाती है कि नहीं भाई, अब टाइम आ गया है कि आपको समझना पड़ेगा और किसके लिए सोचना पड़ेगा, आपको अपनी परिस्थिति के बारे में, अपने इकोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, कंसर्न शो करना पड़ेगा फ्रेमवर्क के बारे में। दैट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक, जिसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि आर्थिक चीज़ें, इकोनॉमिक चीज़ें, सोशल, आपका सामाजिक चीज़ें और इन्वायरमेंटल पिलर्स, सब कुछ मिलाकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, एक आपका कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसके इवोल्यूशन के, कैसे इसका विकास देखने को मिलता है। तो द जर्नी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको एसडी बोलेंगे हम, द जर्नी, जो इसकी जर्नी है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये क्या है, सतत विकास की जर्नी क्या है, कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 डिस्टिंक्ट एरियाज में। जो एराज में, एरा मतलब समय में हम देख सकते हैं, तो सबसे पहला एरा है प्री 1970s का, यानी 1970 के दशक से पहले का एरा देखेंगे। द एरा ऑफ अवेकनिंग, जहाँ पे लोगों को जागृति आई, अवेकनिंग मतलब जहाँ लोगों को हाँ भाई ऐसा लगा कि नहीं अब ज़रूरत है इस बारे में सोचने की, तो इसका नाम है द एरा ऑफ अवेकनिंग, राइट। बिफोर द 1970s, 1970 से पहले की बात करें तो डेवलपमेंट वॉज, डेवलपमेंट यानी क्या, विकास, विकास क्या था, डेवलपमेंट वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सिनोनिमस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले के लोग मानते थे कि किसी शहर के अंदर बिल्डिंग बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया आ गया, इंडस्ट्री स्थापित हो गई, भाई हमने तो डेवलपमेंट कर लिया, बस वही एक सिनोनिमस माना जाता था। यानी डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले 1970 के दशक के पहले की बात कर रहे हैं हम, उस समय यही था, डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जीडीपी ग्रोथ। भाई आपके राष्ट्र की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है, आपने डेवलपमेंट कर लिया। कंसर्न्स वर लोकलाइज्ड अंटिल सेमिनल वर्क स्पार्क ग्लोबल अवेयरनेस। यही सब इंपॉर्टेंट कंसर्न थे जब तक कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक अवेयरनेस नहीं जगी, यानी कि लोगों के अंदर एक चेतना नहीं जगी, तब तक यही था डेवलपमेंट का मतलब, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जीडीपी ग्रोथ। लेकिन 1962 के अंदर 1962 में साइलेंट स्प्रिंग क्या होता है, रैकेल कार्सन्स बुक एक है इंपॉर्टेंट, रैकेल कार्सन की बुक है जिसका हाईलाइट करती है द डेंजर ऑफ पेस्टिसाइड्स। वो पेस्टिसाइड्स के डेंजर की बात करते हैं, यानी जो कीटनाशक हैं उसके डेंजर की बात वो लिंक करते हैं ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी से। उसको जैसे ही वो अपनी बुक के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो लोगों के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ी सी अवेयरनेस जगी कि हाँ भाई पेस्टिसाइड जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, जो खाद वगैरह में जो देते हैं ना, जो मिट्टी वगैरह में। फिर इससे पता चल रहा था कि वो हमारी इन्वायरमेंटल, हमारी जो हेल्थ है उसकी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डेंजर है हमारे लिए। तो उसके ऊपर साइलेंट स्प्रिंग हुआ, मतलब लोगों में चेतना जगी। फिर 1968 के अंदर क्या होता है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, यानी कि गैरेट हार्डिन एक्सप्लेन करते हैं, गैरेट हार्डिन क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट हाउ शेयर्ड रिसोर्सेज आर इनवेटेबली ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो शेयर्ड रिसोर्सेज है, जो बांटे गए हैं लोगों को, वो कैसे जो है उनका अंधाधुंध तरीके से शोषण चल रहा है विदाउट कलेक्टिव मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सबका समूह, सबका विकास, मतलब सब साथ में भी नहीं है, कुछ लोगों के पास बस वो रिसोर्सेज है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एकदम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका, मतलब शोषण भी नहीं, अत्याधिक शोषण कर रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं।
कोई कलेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, सबको सोच विचार करके कुछ नहीं, बस करे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा गैरेट हार्डन ने एक्सप्लेन किया। तब लोगों के अंदर 1968 के अंदर ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की, कॉमन्स लोगों के लिए ट्रेजेडी है भाई ये, इस तरह से लोगों में चेतना जगी। फिर 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि द क्लब ऑफ रोम यूज्ड कंप्यूटर मॉडलिंग टू प्रेडिक्ट दैट अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड लीड टू अ प्लानिटरी कोलैप्स। एक रोम का क्लब है, उसने यूज़ किया कंप्यूटर मॉडल को और ये प्रेडिक्ट किया, एक तरह से भविष्यवाणी की कि जो ये अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जिसको चेक नहीं किया जा रहा है, बस हो रही है, अंधाधुंध विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये एक दिन क्या करेगी, आपके प्लैनेट को कोलैप्स कर देगी, मतलब खत्म कर देगी। एक तरह से बहुत ही डेंजर की लिमिट्स टू ग्रोथ, कि भाई ये जो ग्रोथ हो रही है ना, इस पर लिमिट लगाओ थोड़ी सी, 1972 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के अंदर जो भाई लोगों में जो है चेतना जगी, ये एरा ऑफ अवेकनिंग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट एरा क्या है, वो है इंपॉर्टेंटली 1972 से 87 डिफाइनिंग द लिंक का एरा है। क्या है डिफाइनिंग द लिंक, यानी द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिगेन टू एक्नॉलेज दैट, जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो कम्युनिटीज़ थी, वो अब एक्नॉलेज करने लगी दैट इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, जो हमारे पर्यावरण की जो सुरक्षा है, और पोवर्टी को हमें जो घटाना है, एलिविएशन करना है, कम करना है, वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ तो हमें को गरीबी को भी मिटाना है, और दूसरा पहलू है एक सिक्के का कि भाई हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करनी है, राइट। तो 1972 के अंदर क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। नाम क्या है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। जो भी हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव के पर्यावरण के ऊपर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी, और इसी के कारण बाद में जाके यूएनईपी बनता है, एंड स्टैब्लिश्ड दैट, और ये स्टैब्लिश्ड होता है बाद में जाके, इन्वायरमेंट वॉज अ ग्लोबल गवर्नेंस इशू। भाई इन्वायरमेंट किसी एक राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण बहुत, यानी पूरे ग्लोबल वैश्विक मुद्दा बन चुका था उस समय, ग्लोबल इशू हो चुका है। सभी सरकारों को, सभी देश की सरकारों को इसके बारे में पढ़ना, जागना, जगाना, सब कुछ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो चुका है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली यूएन कॉन्फ्रेंस थी, यूएनईपी का एस्टैब्लिशमेंट होता है और इन्वायरमेंट को ग्लोबल गवर्नेंस इशू डिक्लेयर वहाँ पे कर दिया जाता है। 1980s में क्या होता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के नाम से इसे जाना जाता है। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब जो ये टर्म था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आता है सामने, राइट, इन अ मेजर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के अंदर आता है। एम्फेसाइज करता है, किस बात पर जोर देता है ये, कंजर्वेशन एज अ टूल फॉर डेवलपमेंट, कि भाई अगर आप अपने पर्यावरण की कंजर्वेशन करोगे, सुरक्षा करोगे, तो यही एक टूल बन जाएगा आपके विकास का। क्या बन जाएगा, टूल बन जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड और इम्पॉर्टेंट समिट की, जो कि ब्रंटलैंड एरा था, इसका नाम था 1987 से 1992, और इसे द अर्थ समिट भी कहा जाता है। क्या है द अर्थ समिट? दिस पीरियड प्रोवाइडेड क्लासिक डेफिनेशन एंड द फर्स्ट ग्लोबल ब्लूप्रिंट। ये जो पीरियड था, ये जो एरा था 1987 से 1992 का, इसका नाम ब्रंटलैंड एरा और द अर्थ समिट भी है। ये पीरियड प्रोवाइड करता है क्लासिक, एक बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। वो क्लासिक पीरियड मतलब वो जगह, वो एरा जो एकदम अच्छे से क्लासिफाई कर देता है किसी भी चीज़ को। तो ये क्लासिक डेफिनेशन देता है ग्लोबल ब्लूप्रिंट की, कि क्या है वैश्विक मुद्दा क्या है। तो 1987 के अंदर ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, ओके, फॉर्मली टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। इसका नाम क्या था, इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका एक कॉमन फ्यूचर, भविष्य। इट डिफाइंड एसडीजी, यहाँ पर जो है एसडी को डिफाइन किया जाता है कि भाई क्या है ये एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, है क्या ये। इस समय ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर में सबसे पहली बार जो है इसको डिफाइन किया जाता है। नाम है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, ऐसा विकास जो प्रेजेंट वाले लोगों की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। पूरा तो करे, प्रेजेंट लोगों की नीड को, ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली भावी पीढ़ियों के साथ उनके रिसोर्सेज और उनकी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये ज़रूरी, ये नहीं है कि बस आज आपको अपनी नीड पूरी करने के लिए सारा रिसोर्सेज को ख़त्म कर देना है, आने वाले लोगों के लिए कुछ बचाना ही नहीं है। नहीं, सिर्फ आप खुद के बारे में मत सोचिए या फिर अपने प्रेजेंट जनरेशन के बारे में मत सोचिए, आपको फ्यूचर का भी सोचना है। आवर कॉमन फ्यूचर,
इसीलिए इसका नाम ये रखा गया था। पहली बार एसडी का मतलब यहाँ पर क्लियर होता है। 1992 का एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, इसका नाम है रियो अर्थ समिट। इस टाइम रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट होता है, इसीलिए रियो अर्थ समिट के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोड्यूस करता है ये एजेंडा 21। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था एक्शन में लेने का कि भाई अब हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। इट इस्टेब्लिश द 3 पिलर्स। अब ये इस्टेब्लिश करता है 3 पिलर को। क्या क्या 3 पिलर थे एसडी के, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर को स्टैब्लिश करता है जो है एजेंडा 21। वो पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको आर्थिक विकास करना है, सामाजिक एकता मतलब इक्विटी बनाए रखनी है, समानता, और इन्वायरमेंटल, और आपको क्या करना है इन दोनों के साथ साथ पर्यावरण को रक्षा सुरक्षा भी देना है। देखिए 3 पिलर हैं इसके। सबसे पहला है सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक। तीनों ही पिलर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सस्टेनेबल है, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, राइट। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल। देखिए क्या होना चाहिए, ये 3 चीज़ें और है, इक्विटेबल, बियरेबल एंड वायेबल। ये 3 चीज़ें और याद रखनी है, ओके। और हम बात करते हैं कि 2000 से प्रेजेंट तक का एरा क्या कहता है। मेजरेबल गोल्स जो होते हैं, जो हम जिन्हें मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हम आज उस प्रेजेंट एरा में उस गोल्स की बात करते हैं जो हमें पूरे करने हैं, हमारे गोल्स। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम ब्रॉड थ्योरी, अब थ्योरी की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ स्पेसिफिक थ्योरी वगैरह नहीं, अब टाइम बाउंड टारगेट्स की बात करेंगे हम, राइट। यानी कि अब हम थ्योरी से टारगेट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव करने हैं हमें। 2000 के अंदर MDGs आते हैं हमारे सामने, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 8 टारगेट थे। इंपॉर्टेंट है, 8 टारगेट थे फॉर 2015। अब 2015 तक ही थे वो, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसमें भी पर्यावरण की बात की गई थी। वो 8 टारगेट थे, वो 2015 तक थे, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या चल रहे हैं 2030 तक, क्योंकि हम अभी 2026 में हैं, तो अभी 2030 तक क्या चल रहे हैं, SDGs चल रहे हैं। SDGs 2015 से 30 तक एजेंडा है। ये किस चीज़ का एजेंडा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। ये इंट्रोड्यूस करता है 17 डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स हैं इसके अंदर। और इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, क्लाइमेट एक्शन है, पर्यावरण, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, कि जो ज़मीन, पानी के नीचे का जो ज़िंदगी है, जो एक्वेटिक ज़िंदगी है वो, और लाइफ ऑन लैंड, जो पानी के ऊपर, लैंड के ऊपर जो जीवन है, उन सबको जो है सुरक्षा देना। इश्यूज़ लाइक पोवर्टी को भी देखना कि क्या भाई इशू पोवर्टी क्यों है, उसको इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, इन सब की बात करता है SDGs। सब कुछ मिला हुआ है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, अब SDGs के अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या क्या रोल है वो भी देखते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज एक्ट एज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या, टिश्यू क्या होता है, कोई ऑर्गन को कनेक्ट करता है ना, तभी तो काम करता है, बहुत अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड टिश्यू। तो जो ये रोल ऑफ, जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसीज है, वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती हैं, जोड़ती हैं, मतलब एक दूसरे से, बिटवीन नेशन की, कोई एक राष्ट्र की पॉलिसीज को ग्लोबल सर्वाइवल में, मतलब दूसरे राष्ट्र क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से सबको जोड़ कर रखती है। देयर रोल्स आर मल्टी फैसेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इनके, अलग अलग हैं। सबसे पहले सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल यानी वैश्विक, जिसको पूरा विश्व मानता हो वैसा एजेंडा तैयार करना। यूनिप है, जैसे UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूनिप। ये यूनिप क्या करता है, यूनिप क्या करता है, द लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, एक बहुत ही वैश्विक लीड करती है सबको एनवायरनमेंट के लिए, ये वैसी अथॉरिटी है इसके पास। इट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, बहुत वैश्विक स्तर पर, पृथ्वी के स्तर पर, पूरे संपूर्ण पृथ्वी के स्तर पर ये एजेंडाज को सेट करती है, प्रमोट करती है ना, और कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन देखती है कि कैसे लोग, उस सारे देश उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, और ऑफ द इन्वायरमेंट डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द UN सिस्टम, यानी UN सिस्टम ने जो कुछ सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग पूरे इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, IPCC डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, ये सिर्फ खुद की रिसर्च को कंडक्ट नहीं करता है, बट सिंथेसाइजेज, यानी कि जोड़ता है, एक तरह से जोड़कर देखता है द वर्ल्ड्स क्लाइमेट साइंस। खुद कोई रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड में जो क्लाइमेट में साइंस चल रही है उसको सिंथेसाइज करता है, यानी एकदम डीपली स्टडी करना, सिंथेसाइज करना। इट्स रिपोर्ट्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। और जो IPCC है वो अपनी
रिपोर्ट देता है, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट कर देता है, गोल्ड स्टैंडर्ड को क्लाइमेट पॉलिसी की। भाई दूसरे राष्ट्रों को इनकी जो है पॉलिसीज या फिर इनके स्टैंडर्ड मानक स्थापित कर देता है राष्ट्र भर में, राइट। दो इंपॉर्टेंट IPCC एंड यूनैप एक ग्लोबल एजेंडा तैयार करते हैं ये अपना। मॉनिटरिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या है? सेक्रेटरिएट्स ऑफ कन्वेंशंस, UNFCCC, CBD, ये सब जो नाम है ये क्या है? सेक्रेटरीज ऑफ कन्वेंशन है, सेक्रेटरिएट्स ऑफ कन्वेंशंस। दीज एजेंसीज, ये जो एजेंसीज हैं जैसे UNFCCC, UNFCCC और CBD जो हैं, ये दोनों एजेंसीज क्या करते हैं? ओवरसी करते हैं, यानी देखते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, ट्रीटीज को कैसे देखते हैं? लाइक द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए आया था? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए आया था। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए आया था। एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो CBD है, CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन सब चीज़ों को ये ओवरसी करते हैं कि ये जो ट्रीटी हुई है भाई आपकी राष्ट्र भर में, ये ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मॉनिटर करते हैं ये सब, ये सेक्रेटरीज ऑफ कन्वेंशंस। दे मॉनिटर वे अदर कंट्रीज आर स्ट्रिकिंग, क्या जो कंट्रीज हैं, जो राष्ट्र हैं, बाकी के राष्ट्र हैं, वो ने नेशनल मतलब NDCs मतलब अपना क्या उसमें क्या कर रहे हैं? स्ट्रिकिंग कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं NSDs में, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं खुद का, ये देखते हैं। IUCN क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नोन फॉर द रेड लिस्ट। ये रेड लिस्ट के लिए जाना जाता है। इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक डेटा, ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है साइंटिफिक, नीडेड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी रेड लिस्ट में वो लोग, वो जानवर या फिर स्पीसीज, ऐसी विलुप्त प्रजातियां शामिल की जाती है जो विलुप्त हो रही है, राइट, मतलब जो गायब हो रही है, उनको शामिल किया जाता है। तो ये उस चीज़ को हमें डेटा देती है, प्रोवाइड करवाती है रेड लिस्ट को, कि वो दिखाती है कि भाई कौन कौन से जानवर या स्पीसीज पर हमें ध्यान देना है इकोसिस्टम के अंदर, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनके ऊपर। ये क्या है? मेजर मॉनिटरिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये यहाँ पर मॉनिटर करती है, निगरानी बनाए रखती है, राइट। फंडिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? वर्ल्ड बैंक, पैसा वर्ल्ड बैंक का नाम आता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है पैसा, टेक्निकल सपोर्ट देता है, फंडिंग भी देता है। ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारे देश में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें फंड मिलता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब एक ग्रीन फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन फाइनेंस मतलब कि दे प्रोवाइड लोन्स, अब हमें लोन तो मिलते हैं फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, कि भाई आपको अपने देश के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी, वैसी ऊर्जा जो आप बार बार बनती रहे, रीन्यू होती रहे, अगर उसका कोई आपको प्रोजेक्ट स्थापित करना है तो उसके लिए आपको ग्रीन फाइनेंस मिलेगा, ग्रीन फाइनेंस मिलेगा, राइट। रीन्यूएबल एनर्जी। क्लाइमेट एडेप्टेशन का मतलब होता है कि भाई अब आप कोई अच्छा क्लाइमेट प्रोजेक्ट अपने देश को बचाने के लिए क्लाइमेट एडेप्ट कर रहे हो तो उसके लिए फंड मिलेगा। डिजास्टर रेजिलियंस, कोई आपके देश में बहुत जैसे होते हैं ना, बहुत सारे देश जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, डिजास्टर आते रहते हैं, तो वो अपने देश में बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहते हैं क्योंकि भाई खतरनाक तरीकों से उनका उजड़ जाता है सब कुछ, तो उनके लिए भी उन्हें मदद मिलती है, तो ग्रीन फाइनेंस मिलता है। अब ये नहीं हैवीली, पहले तो ये था कि इंडस्ट्री स्थापित करनी है उसके लिए लोन मिल रहा था, अब ऐसा नहीं है, शिफ्ट हो चुका है, ये चीज आई है, शिफ्टिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ओके। GEF क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF यूनिक फंड है, एक ऐसा फंड है, मतलब एक यूनिक फंड है दैट प्रोवाइड्स ग्रांट्स, यानी मदद देता है फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड होने चाहिए? बायोडाइवर्सिटी से, आपकी जैव विविधता से रिलेटेड होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आज उससे रिलेटेड होने चाहिए, है ना। मतलब अगर आप क्लाइमेट चेंज पे कोई काम कर रहे हो तो आपको वो पैसा मिलेगा, वो फंड मिलेगा। एंड इंटरनेशनल वाटर्स स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि हम कैसे वेटर्स यानी इंटरनेशनली आपको मिलेगा वो फंड अगर आपकी कंट्री डेवलपिंग है तो, यानी कि विकासशील है, अभी तक विकास नहीं हुआ आपकी कंट्री का, तब आपको दिया जाएगा। ओके। फिर आता है एडवोकेसी फॉर ग्रास रूट एक्शन, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल पे, एक एक देश के लेवल पे कैसे देखा जा रहा है। तो NGOs हैं, ग्रीन पीस हो गई, WWF है, ये सब एजेंसीज हैं। वाइल नॉट एजेंसीज इन द गवर्नमेंट सेंस, ये गवर्नमेंट के सेंस में एजेंसीज नहीं हैं, दीज इंटरनेशनल बॉडीज एक्ट एज अ वॉचडॉग, ये एक तरह से वॉचडॉग का काम करती है, निगरानी बनाए रखती हैं, देख रेख करती है, प्रेशर करती है गवर्नमेंट को, यानी राष्ट्र वैश्विक गवर्नमेंट को क्या करती है? प्रेशराइज करती है, दबाव बना के रखती है। NGOs है,
कि भाई कॉपरेशन होना चाहिए, रिमेन अकाउंटेबल टू सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स। इन्वायरमेंट के लिए आपको हमेशा से कॉपरेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये दबाव बना के रखती है। समरी टेबल देखते हैं कि एजेंसीज की हमने देखा प्राइमरी एजेंसीज हैं यहाँ पे सारी, प्राइमरी फोकस है और ये इनका रोल क्या क्या है। यूनेप का क्या रोल है, जनरल इन्वायरमेंट के लिए बनाई गई थी, इसका फोकस यही है। इसका रोल है कोऑर्डिनेशन करना यूएन इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ में। आईपीसीसी क्लाइमेट साइंस के लिए फोकस करती है, असेसमेंट रिपोर्ट्स वगैरह को देखती है। यूएनडीपी डेवलपमेंट का काम है इम्प्लीमेंट्स एसडीजीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। जीईएफ इन्वायरमेंटल फाइनेंस इन्वायरमेंटल ग्रांट करती है हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, विकासशील देशों को पैसा वैसा देती है। आईयूसीएन बायोडाइवर्सिटी को देखती है, रेड लिस्ट थ्रेटेंड जो स्पीसीज़ हैं जो एकदम गायब हो रही हैं उन स्पीसीज़ को उनकी लिस्ट बना के देती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।